हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी। आज का हमारा चैप्टर नंबर 12 मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है नीट्स के लिए। मेरा नाम पूजा यादव। मैं आपको एलएन की एनसीआर की सीरीज के जो क्वेश्चंस है उसे सॉल्व करा रही हूँ, जो एक वेरी इम्पोर्टेंट है नीट के गुड स्कोरिंग के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को बिना देरी किए हुए। एक मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु डिमॉन्स्ट्रेट दैट plant can be grow to maturity in defined nutrition solution in complete absence of soils। पहली बार जो प्लांट है वो ग्रो किया कैसे? इन अब्सेंस ऑफ सॉइल में, इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट सोल्यूशन। ये सिस्टम ये पहली बार किसने दिखाया था? इसको पहली बार कौन डेमोन्स्ट्रेट किया था? जूलियस वॉन सैक ने किया था। जूलियस वॉन सैक ने जो प्लांट को है न्यूट्रिशन सोल्यूशन में ही ग्रो करा दिया, इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल्स की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये नया नया एक इवेंट्स हुए ना, समझो, बिना सॉइल का प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। और जूलियस वॉन सैक ने एक और वर्क किया था, याद है किसी को? हाँ, फोटोसिंथेसिस में जूलियस वॉन सैक ने क्या किया है? ग्लूकोज का प्रोडक्शन कैसे हुआ है उसका भी इवेंट किया है। टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इज नोन एज। ग्रोइंग प्लांट को हम लोग न्यूट्रिशन सोल्यूशन में ग्रो करते हैं तो उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? दैट इज हाइड्रोपोनिक टेक्निक, जिसमें प्लांट एक न्यूट्रिशन सोल्यूशन में ही ग्रो कर जाएगा। ऑन द व्हाट बेसिस प्लांट एलिमेंट डिवाइडेड इनटू माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट में कैसे वो डिवाइडेड हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। प्लांट की कितनी रिक्वायरमेंट है, दैट इज क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स। व्हाट इज द सोर्स ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन प्लांट्स। जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, इन लोग का सोर्स कहाँ से है प्लांट में? तो प्लांट में ये सब कहाँ से आते हैं? देखो, कार्बन प्लांट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एंड वाटर भी ऑब्जॉर्व करता है, तो वहाँ से उनको ये सब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड द ट्रेस अमाउंट दैट प्रेजेंट इन द प्लांट टिश्यू। हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट का अमाउंट बताना है। ट्रेस अमाउंट किसे कहते हैं? ट्रेस अमाउंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को कहते हैं। तो हमको उनका अमाउंट्स बताना है। तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ग्रेटर देन 10 मिलीमोल पर केजी के होते हैं इनका ड्राई वेट, ठीक है। जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट के लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? CHONPKSKCAMG। वैसे ये हमेशा याद करना पॉसिबल तो नहीं रहता, ठीक है। तो मेरे पास एक ट्रिक है, जैसे मैं खुद को कैसे याद कर के रखती हूँ। एक कॉन्स होता है, कॉन्स पता है ना, मेटल, दैट इज अ कॉन्स, CHONS, कॉन्स। PK कैल्शियम मांग, कॉन्स PK कैल्शियम मांग, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। कॉन्स PK, कॉन्स को PK, कैल्शियम मांग, ये इसका ट्रिक है। आपको जैसा समझ में आ रहा है आप वो ट्रिक ले लीजिए, या आपको डायरेक्ट याद हो रहा है उससे और अच्छी बात है।
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर, देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के पास, मेरे पास तो कुछ है नहीं, ऐसे निमोनिक्स नहीं है, बट आई हैव अ सम ट्रिक्स लाइक, जो हमने, तुम वैसे भी नीट के पेरेंट हो तो जाहिर सी बात है तुम केमिस्ट्री भी पढ़ी रहे हो, तो केमिस्ट्री में तुमने डी ब्लॉक पढ़ा है ना, जिसमें हमको क्या बना है, मैग्नीज से हमें उससे आगे वो डी ब्लॉक का, जैसे मैग्नीज, वो पूरा रो लेना है, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट को छोड़ के निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये सब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, फेरस, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, सिर्फ चेंज क्या हुए हैं, मोलिब्डेनम, बोरॉन एंड क्लोरीन। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, बाकी वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उसे ध्यान में रखना, मैग्नीज के आगे मैग्नीज, फेरस, निकेल, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, फेरस, निकेल, कॉपर, जिंक, इतना हो गया। मोलिब्डेनम, बोरान एंड क्लोरीन याद रखना। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ सिस्टम ऑफ रिलेटिव इमोबाइल एलिमेंट्स। देखो जब कोई एलिमेंट्स है वो मतलब मूव नहीं कर रहा है, तो मूव नहीं कर रहा है, तो उसकी जब डेफिशिएंसी होगी तो पहली बार किस में होगी, यंग टिश्यू में होगी, क्योंकि यंग टिश्यू में ही बन रहे हैं ना, टिश्यूज बन रहे हैं और भी बहुत चीज़ें, फ्लावर्स बनेंगी, सब कुछ बनेगा, तो उसको कैल्शियम जो टिश्यू बनाता है, ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो सबसे पहले यंग टिश्यू में दिखेगा उसका डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ मोबाइल है, अगर एलिमेंट मोबाइल है तो वो पहली बार उनकी जो सिम्टम्स हैं ओल्ड टिश्यू में दिखेंगे। देखो जो मोबाइल होते हैं ना, मोबाइल ध्यान में रखना है अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो, क्योंकि हमने हमेशा ये चीज़ सुना है कि जो कोई टिश्यू डेड है, मर गई है, प्लांट का कुछ पार्ट मर गया है, तो उससे न्यूट्रिशन कहाँ जाता है, ग्रोइंग रीजन में जाता है, हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में देखा हुआ है वो बात। तो वही वही कंसेप्ट ध्यान में रखो कि अगर वो मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो ओल्ड टिश्यू में, ग्रोइंग रीजन में जाएगा, जबकि यंग टिश्यू में मोबाइल नहीं है, ठीक है, इमोबाइल है। द कंसंट्रेशन ऑफ इसेंशियल एलिमेंट बिलो विच ग्रोथ इज रिटार्डेड इस टर्म एज, अगर कंसंट्रेशन एलिमेंट का ग्रोथ से नीचे है, प्लांट के ग्रोथ रिटार्ड हो गया, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट, जिसके वजह से प्लांट ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो जो एलिमेंट है वो कम है, तो उसे क्या कहते हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल कंसंट्रेशन। नेम द एलिमेंट विच इज एक्टिवेटर ऑफ रिविस्को एंड पेपकेज। देखो हम जानते हैं मैग्नीशियम इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में, तो कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, ये एक्टिवेटर होता है रिविस्को एंड पेपकेज के। Any mineral ion concentration in tissue that reduce the dry weight of tissue by 10% is known as toxic concentration. That's right. इसको टॉक्सिक कंसंट्रेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा भी इंक्रीज हुआ, अगर देखो जो एलिमेंट्स में जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट है उसमें थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा हुआ तो टॉक्सिसिटी उसमें आ जाती है, तो अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी बस इंक्रीज हुआ तो उसका जो वेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। मैग्नीज टॉक्सिटी, मैग्नीज अगर देखो ये मैग्नीज है, अगर ये इसकी टॉक्सिटी अगर ये बढ़ गया, कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो गया, तो वो 3 और एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी करा देगा। किस किस की, फेरस की, मैग्नीशियम की एंड कैल्शियम की, जो उसको कैल्शियम को क्या करता है, वो शूट अपेक्स की और उसका ट्रांसलोकेशन ही नहीं होने देता, ठीक है। तो जब मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी होती है तो क्या होता है, उसमें ब्राउन स्पॉट आ जाते हैं।
एक्सेस ऑफ मैग्नीज में इंड्यूस द डिफिशियंसी। यहाँ अगर मैग्नीज ज़्यादा हुआ तो अभी बताइए, फेरस मैग्नीशियम में कैल्शियम होगा, इनकी डिफिशियंसी हो जाएगी। इफ रेडियो isotope of minerals are supplied to soil, then which vascular tissue help to translocate them in plant body? तो जो अगर कोई रेडियो आइसोटॉप मिनरल है प्रेजेंट है सॉइल में, तो वो कैसे प्लांट बॉडी में आएगा? थ्रू दी जाइलम। ठीक है, कोई भी हो वो जाइलम के थ्रू ही आएगा वाटर मिनरल्स प्लांट के अंदर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया। नाइट्रोजन को अमोनियम किया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम। अमोनिया है, देखो फॉलोइंग द रिएक्शन, ये सब नाइट्रिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन का अमोनिया और ऑक्सीजन रिएक्ट किए, ये नाइट्राइट बनाए। ठीक है, नाइट्राइट वापस से ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, नाइट्रेट बना, दैट इज द नाइट्रिफिकेशन। एंड दिस वन नाइट्रोजन प्रोड्यूस हुआ ना, तो डी नाइट्रिफिकेशन ये हुआ। ठीक है, ये दोनों नाइट्रिफिकेशन हुए और ये डी नाइट्रिफिकेशन हुआ। तो इसमें कौन से बैक्टीरिया, इसमें नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोकोकस लगा। और ये बड़ा आया ना NO3, NO2 छोटा था, 2 छोटा है, 3 बड़ा है, तो ध्यान में रखना नाइट्रोबैक्टर आएगा। और फिर इसमें हमें देखा था कि जो डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, जो नाइट्रोजन प्रोड्यूस करती है, फिक्स नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में कन्वर्जन करती है, दैट इज सूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। ठीक है, सूडोमोनास एंड थायोबैसिलस, समझ गए ना इस पूरा प्रोसेस। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मैंने ऊपर जो दिखाया, जो अमोनिया का नाइट्राइट में और नाइट्राइट का नाइट्रेट में कन्वर्जन किया, वो कीमोऑटोट्रॉफिक थी। उसका एग्जांपल था नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोकोकस। एंजाइम नाइट्रोजिनेज विच इज कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन प्रेजेंट इन देखो जो नाइट्रोजिनेज है वो नाइट्रोजन का रिडक्शन करती हैं, सिर्फ प्रोकैरियोटिक में ही पाई जाती हैं वो। ओके, नेम द ऑर्गेनिज्म विच आर फ्री लिविंग बट आर सिम्बियोट कैन फिक्स द नाइट्रोजन। हमें उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग लाइफ जी रहा है, बट सिम्बियोट करता है और फिक्स करता है नाइट्रोजन को। राइजोबियम एंड फ्रैंकिया होता है इसका एग्जाम्पल। ये फ्री लिविंग होंगे ऐसे, बट जब सिम्बियोटिक एसोसिएशन दिखाएंगे तो वो क्या होंगे? सिम्बियोट होंगे, राइजोबियम एंड फ्रैंकिया। राइजोबियम में क्या होता है, ये किससे दिखाता है? लेगुमिनस प्लांट से। या फ्रैंकिया जो है वो नॉन लेगुमिनस प्लांट, दैट इज एल्नस। फ्रैंकिया फॉर्म एसोसिएशन विथ रूट्स ऑफ नॉन लेगुमिनस प्लांट, दैट इज एल्नस। देखा पहले ऊपर बताया। नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स कंटेन, जो नोड्यूल है लेग्यूम्स के क्या करते हैं? ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स। देखो जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो एनारोबिक कंडीशन में वर्क करता है, ठीक है, उसके लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो ऑक्सीजन का स्कैवेंजर कौन करता है? लाइक हेमोग्लोबिन। हाउ मेनी एटीपी रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन अमोनिया? एक अमोनिया बनाने के लिए 8 एटीपी ज़रूरत पड़ती है। तुम्हें वो याद है कि नहीं? वो नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 16 एटीपी से, तो 2 अमोनिया का फिक्सेशन होता है। ठीक है, वो पूरा रिएक्शन याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट, एट फिजियोलॉजिकल पीएच अमोनिया इज प्रोटोनेटेड।
जब अमोनिया बन जाता है, नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है, फिक्सेशन हो जाता है, तो उसके बाद उसका वो क्या होता है, बाद में उसका ब्रेक डाउन होता है जिससे प्लांट में यूज हो। कैसे कैसे, एक फिजियोलॉजिकल पीएच पे वो प्रोटोनेटेड हो जाता है टू फॉर्म अमोनियम आयन। नेम द गिवन रिएक्शन इन्वॉल्व अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जब अमोनियम आयन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ग्लूटामेट। देखो इसके लिए एक तो ऐसे ही अमोनियम आयन के फॉर्म में ऑब्जर्व हो जाते हैं प्लांट्स में, और कुछ फिर भी अमोनियम आयन कुछ मात्रा में टॉक्सिक होते हैं, तो इसके लिए फिर से उनका ब्रेक डाउन करने के दो प्रोसेस होते हैं, दैट इज एक तो रिडक्टिव एमिनेशन, दूसरा ट्रांस एमिनेशन। तो रिडक्टिव एमिनेशन में क्या होता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से क्या बनता है, ग्लूटामेट बनता है, दैट इज रिडक्टिव एमिनेशन। नेक्स्ट, नेम द गिवन रिएक्शन एंड एंजाइम इन्वॉल्व इन इट। इसमें एंजाइम भी पूछा था, तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एंजाइम इम्पोर्टेंट है। पूछता है कि रिडक्टिव एमिनेशन में कौन सा एंजाइम लगा था, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब ट्रांस एमिनेशन में भी पूछता है कौन सा एंजाइम लगा, जैसे ट्रांस एमिनेज, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, दो दो अमाइनो ग्रुप लिए, एक डोनर हुआ एक एक्सेप्टर हुआ, तो जो डोनर है वो दे देगा अपना अमोनिया इसको, तो वो जो डोनर है वो एक्सेप्टर की तरह बन जाएगा, एक्सेप्टर डोनर की तरह बन जाएगा, ठीक है, एक्सचेंज हो गया। राइट टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमाइड्स दैट फाउंड इन प्लांट, एस्पैरजिन्स एंड ग्लूटामिन्स जो होते हैं इम्पॉर्टेंट अमाइड्स होते हैं, ठीक है, जिसका हाई कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन रेशियो है। नेम द कंपाउंड दैट हैव हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो दैट ट्रांसपोर्टेड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इन सम प्लांट्स। देखो जो क्या इसने पूछा है, जो नाइट्रोजन कार्बन का रेशियो है वो मैक्सिमम होगा, हाई होगा, किसमें, यूरिट्स में, जो किस फॉर्म में, नाइट्रोजन के फॉर्म में रहता है। यूरिट्स कहाँ पाए जाते हैं, सोयाबीन्स में। हाँ, सम प्लांट स्पीसीज एक्यूमुलेट, कुछ प्लांट एक्यूमुलेट करते हैं, while some plant growing near the nuclear test site take up. Some plant species can accumulate selenium and gold. सब प्लांट्स में सेलेनियम और गोल्ड्स नहीं होते, कुछ में ही होते हैं। और वाइल्स कुछ प्लांट जो होते हैं वो उनको कहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट साइट टेकअप, और रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्सियम भी लेते हैं, ठीक है। सब प्लांट्स में ये अवेलेबल नहीं है, जो मैंने ऊपर के न्यूट्रिएंट्स बताए वो जनरल है सबके लिए। इसेंशियल एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग, इसेंशियल एलिमेंट्स क्यों ज़रूरी होता है, नॉर्मल ग्रोथ है उसके, प्लांट के ग्रोथ है उस प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए। रिक्वायरमेंट ऑफ इसेंशियल एलिमेंट मस्ट बी, जो रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक, नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर। देखो क्या है ना, देखो इसमें इम्पोर्टेंस बताया है कि क्या कौन सा जब कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, ऐसा हम नहीं कर सकते उस प्लेस एलिमेंट को हटा के दूसरा एलिमेंट ला के रखें, क्योंकि वो स्पेसिफिक है उस प्लांट्स के लिए, तो नॉट रिप्लेसेबल है एलिमेंट्स। मूवमेंट ऑफ आयन यूजुअली कॉल्ड फ्लक्स, आयन का मूवमेंट होता है प्लांट में तो उसे फ्लक्स कहते हैं। अगर इनसाइड द मूवमेंट हुआ दैट इज इनफ्लक्स, एंड आउटसाइड द मूवमेंट हुआ दैट इज इफ्लक्स। नेक्स्ट, सॉइल नॉट ओनली सप्लाई बट आल्सो हर्बर, हाँ
other microbes hold water, supplies air to the root and act as stabilize the plant. देखो सॉइल सिर्फ मिनरल को ही नहीं मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, बल्कि उसमें कुछ माइक्रोब्स पाए जाते हैं, दैट इज हर्बर, जो यूजफुल होते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। हमारी एनसीईआरटी में हर्बर लिखा था इसलिए मैंने बोल दिया। एंड एक्ट एज अ माइक्रोब होल्ड वाटर एंड सप्लाइड एयर्स, वाटर हुआ एयर हुआ टू द रूट्स, एक्ट एज अ मैट्रिक्स दैट स्टेबलाइज द प्लांट। प्लांट जो होते हैं, प्लांट में सॉइल से सिर्फ मिनरल्स ही नहीं आते, उसमें कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होती है, मैट्रिक्स भी होते हैं। नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चर। एंड लिमिटिंग होगा नेचर में भी और एग्रीकल्चर के लिए भी। Study the given figure carefully and select the true and false statement regarding it. देखो ये दो मेथड्स हैं। हाइड्रोपोनिक प्लांट्स का ग्रोथ किया गया है, प्रोडक्शन किया गया है, तो उसके क्या क्या मेथड लगे हैं, देखो उसमें क्या क्या सेटअप लगे हैं। फनल लगा है जिसमें वाटर का एडिंग है, न्यूट्रिएंट का है, प्लांट है, उसमें कॉटन है, ठीक है, और एरिएटेड ट्यूब है। देखते हैं सारे। बाय दिस मेथड इसेंशियल एलिमेंट वेर आइडेंटिफाइड एंड देयर डिफिशिएंसी सिम्टम आर डिस्कवर्ड। हाँ, इस मेथड से हमें जो एलिमेंट्स की कमी हुई है उसका हमें पता चल जाएगा, ठीक है, ट्रू। दिस टेक्निक कैन बी यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स सच एज टोमेटो, लेट्यूस एंड सीडलेस क्यूकम्बर, ठीक है। ये तीनों का प्रोडक्शन के लिए, ऐसी वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन के लिए हाइड्रोपोनिक मेथड यूज़ करते हैं फॉर ग्रोइंग इन मोर क्वांटिटी, ठीक है, इन लेस टाइम। फ्रॉम फिगर ए, एरिएटेड ट्यूब रिमूव्ड देन ग्रोथ ऑफ प्लांट विल नॉट अफेक्टेड। ऑफ कोर्स अफेक्ट हो जाएगा ना जब हवा, क्योंकि जो एरिएटेड ट्यूब है वहाँ से ही जो एयर का पास हो रहा है ना, आदान प्रदान हो रहा है, तो अगर एयर नहीं आएगी तो कैसे प्लांट अपना ग्लूकोज बना पाएगा, ठीक है, तो प्लांट अफेक्टेड होगा। फॉल्स। इन फिगर B, plant is used to circulate nutrient solution from a reservoir to the elevated end of the tube. ये रिजर्वायर से ये ट्यूब में जो जा रहा है फिर वहाँ से प्लांट में जा रहा है, ये ट्रू है। बी फिगर में ये भी हाइड्रोपोनिक प्लांट का ही प्रोडक्शन में दोनों मेथड यूज हो रहे हैं। More than 60 elements of the 165 discovered 5 है, जबकि सिर्फ 60 elements are found in different plants. True. 105 डिस्कवर्ड एलिमेंट से 60 जो एलिमेंट्स है वो प्लांट में पाए गए हैं। इसेंशियल एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। ऑफकोर्स मेटाबॉलिज्म पे अफेक्ट करेगा ना, अगर कोई एलिमेंट नहीं है उस प्लांट में तो वो किसी लीफ में तो लीफ सूख जाएगी, या तो कुछ तो हो जाएगा, या वो प्लांट में कुछ तो प्रॉब्लम हो जाएगा, येलोइश हो जाएगी उसकी लीव्स, तो सब मैटर करता है। स्टडी द गिवन फिगर ऑफ नाइट्रोजन साइकिल दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेन नाइट्रोजन पूल, एटमॉस्फेयर, सॉइल्स एंड बायोमास, एंड फाइंड लेवल ABCD। देखो हमें ACB बता लेबलिंग करनी है और क्या बोला है, रिलेशनशिप बताना है। नाइट्रोजन पूल, एटमॉस्फेयर, सॉइल एंड बायोमास। ए जो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, सी जो है इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, डी जो है डीनाइट्रिफिकेशन कर रहा है, क्योंकि देखो ये NO3- है, ठीक है।
तो यहाँ से नाइट्रोजन, फिक्स नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्जन को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। और फिर ये बी है, बी में अमोनिफिकेशन कर रहे हैं। डिकेइंग मास है जो प्लांट या एनिमल्स का, उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, अमोनिया में। दिस इज दी अमोनिया। Study the given figure shows the development of root nodules in soybean. Correct the explanation and correct the sequence of label diagram. देखो सॉइल्स पार्टिकल्स हैं, ये रूट हेयर है और उसमें कुछ बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं सॉइल्स में। देखो जब ये हुक है, हुक कब बनता है, जब बैक्टीरिया लेगुमिनस प्लांट के रूट में बैठ जाएगा तो वहाँ पे कर्लिंग होने लगेगी, ठीक है। तो कर्लिंग होने लगेगी तो वहाँ पे हुक का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब हुक का फॉर्मेशन हो गया तो उसके बाद क्या करेगा बैक्टीरिया, एक थ्रेड है जो अंदर तक भेजेगा, पेरिसाइकिल के तक, इनर कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल तक वो उस थ्रेड को भेजेगा, जिससे क्या बनेगा, नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा जहाँ पे बैक्टीरिया रहेगा। ओके, ये सारे प्रोसेस हुए हैं। यहाँ तक क्या भेजेगा, एक इन्फेक्शन थ्रेड भेजेगा जो इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल, तो क्या बनाएगा, नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये मैच्योर नोड्यूल है। तो देखते हैं क्या प्रोसेस है। राइजोबियम बैक्टीरिया कंटेनिंग susceptible root hair, a mature nodule having vascular connection with roots, infection thread carrying bacteria to inner cortex, curling of root hair due to successful infection। देखो पहले ये होगा, रूट हेयर पे आएगा, फिर रूट हेयर से कहाँ जाएगा, कर्लिंग करेगा, हुक का फॉर्मेशन करेगा, हुक के फॉर्मेशन के बाद जो इन्फेक्शस थ्रेड है वो भेजेगा यहाँ कॉर्टेक्स में, फिर क्या होगा, वहाँ पे नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा। नोड्यूल का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है, कनेक्शन एग्जिस्ट हो जाता है जिससे न्यूट्रिएंट्स आते हैं। मैच दी कॉलम 1 एंड 2। माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं क्या करते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है वो मेंटेन करता है। देखो ये एनायन कैटायन बैलेंस ये अभी फिक्स नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ अभी। सल्फर जो है, सल्फर क्या करता है, सल्फेन जो है वो अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, सिस्टीन एंड प्रोटीन्स के, और किस में पाए जाते हैं, वो कुछ कोएंजाइम्स में पाए जाते हैं और विटामिन्स में, थायमीन, बायोटीन, कोएंजाइम्स एंड फेरोडॉक्सिन, ठीक है। सल्फर कहाँ कहाँ पाए, सल्फर में दो चीज़ मैं पूरा तुम्हें बता रही हूँ, इस जितने भी हैं सबका जितना फंक्शनिंग है मैं सब बता रही हूँ आपको, तो ध्यान में रखना। सल्फर किस आयन के फॉर्म में होता है, SO4 सल्फेट आयन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये दो अमाइनो एसिड्स में पाए जाते हैं, सिस्टीन एंड मिथियोनिन में, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, विटामिन, थायमीन, बायोटीन्स और कोएंजाइम्स भी होते हैं, फेरोडॉक्सिन। फास्फोरस जो होता है फास्फेट के रूप में होता है, H2PO4- या HPO4 2-। तो ये कैसे रहता है, ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में ये यूजफुल होता है। और कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है, सभी न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड में भी पाया जाता है, और सेल मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है, और सभी फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन दिखाता है। कैल्शियम जो है Ca2+ के फॉर्म में रहता है, वो पहले सेल का डिवीज़न करता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये स्ट्रक्चर बनाने के काम में आता है। देखो कैल्शियम जो है ये मेरिस्टेमिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू में
ये काम में आता है, उन टिश्यू को बनाने में और मेरिस्मेटिक टिश्यू में सेल्स को बनाने के लिए यूज़फुल है, ठीक है। और कैल्शियम क्या करता है, सेल डिवीज़न के लिए यूज़फुल है। ध्यान रखो, पहले मैं फिर से तुम्हें बताती हूँ। जो सल्फर है इसमें जाता है, फॉस्फोरस जाता है फॉस्फोराइलेशन में जाता है। कैल्शियम जो है वो मेरिस्मेटिक एंड डिफ्रेंशिएटिंग टिश्यू में पाया जाता है। और मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल के हेड में पाया जाता है और राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर में पाया जाता है ये मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम और कहाँ पाया जाता है, मैग्नीशियम एक्टिवेटर भी होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखो। रुबिस्को एंड पेपकेस जो होता है C3 and C4 प्लांट में, उसमें उसका एक्टिवेटर है मैग्नीशियम। और इस ये देख लेना मेरिस्मेटिक और क्लोरोफिल और राइबोसोम के स्ट्रक्चर में भी पाया जाता है। कैल्शियम जो है वो क्या मेरिस्मेटिक एंड डिफ्रेंशिएटिंग टिश्यू में रहता है, सेल डिवीज़न में यूज़फुल है। और सेल वॉल का फॉर्मेशन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कैल्शियम पेक्टेट है इन मिडल लैमेला में, उसका फॉर्मेशन कौन करता है, कैल्शियम से ही होता है। और सेल डिवीज़न के टाइम पे जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं वो भी कैल्शियम द्वारा ही बनते हैं। और ये लास्ट ये बचा तो ये फोर्थ में चला जाएगा। नेक्स्ट, आयरन जो है ना एक्टिवेट द कैटलेज एंजाइम। एंड मैग्नीज जो होता है स्प्लिटिंग, एंड क्लोरीन क्या करता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, दिस इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। जिंक जो है वो कार्बोक्सिलेज का एक्टिवेशन करता है, ठीक है। और जिंक क्या करता है, एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस का भी रहता है, ठीक है। और पोलन जर्मिनेशन एंड कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन में कौन यूजफुल होता है, बोरॉन। अब मॉलिब्डेनम क्या करता है, नाइट्रोजिनेज या नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म करता है। और सबके एग्जांपल बताओ। आयरन किस फॉर्म में, Fe2+ या Fe3+ के रूप में पाया जाता है, स्फेरिक आयरन, ठीक है। और जो मैग्नीज है Mn2+, क्लोरीन Cl-, जिंक Zn2+। बोरॉन जो होता है इसका थोड़ा सा लेकिन अलग है, बोरॉनर ये BO3-3, ठीक है। और एक B4O7 2-। जो मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम वो MO2+ में होता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ। देखो सही से बन नहीं रहा, फिर से मैं बता, इस फॉर्म में मोलिब्डेनम पाया जाता है, ठीक है। बोरॉन BO3-3- या B4O7 2- में पाया जाता है। आयरन Fe3+ में पाया जाता है। मैग्नीज Mn2 और क्लोरीन Cl-, जिंक Zn2+ आयरन में फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस मतलब क्या होता है, जब क्लोरोफिल हमारा कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो और नेक्रोसिस जब मर जाता है सेल या वहाँ की टिश्यू मर जाते हैं। तो देखते हैं क्लोरोसिस जो होता है ना वो कहाँ पाए जाते हैं। मेरे पास एक ट्रिक है, NaKS MnFSGN को नाइट्रोजन में, पोटेशियम में, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फेरस, सल्फर, जिंक, नाइट्रोजन, मोलिब्डेनम में पाया जाता है। इसका क्लोरोसिस का मेरे पास एक ट्रिक है जिससे मैं याद रखती हूँ। नक्ष्मो जो को लक्ष्मण को जानते हो ना, लक्ष्मण जी को, तो लक्ष्मण की जगह के नक्ष्मण करो। नक नक्ष नक्ष मो
नक्शमो मन जन मंजनमो, ये यन है, यन मांग, फिर से मांग, मंजनमो फिर से मांग। ठीक है। नक्शमो नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, जिंक, फेरस एंड सल्फर। तो क्या ठीक था? नक्शमो मंजन, वो जो मंजन कोलगेट हम करते हैं ना, तो उसको हिंदी में मंजन बोलते हैं। मंजन फिर से मांग, फिर से मांग, mg। ठीक है। तो पूरा आ जाएगा इस ट्रिक से, अगर आपको वैसे याद है तो बहुत अच्छी बात है। और नेक्रोसिस, डेथ ऑफ टिश्यू, तो इसका भी एक मेरे पास ट्रिक है। इसमें काकू काकू क्या मांगे, काकू क्या मांगे, काकू क्या मांगे। ठीक है, ध्यान में रखना। इन्विजन ऑफ सेल डिवीजन, सेल का डिवीजन जब ना हो तब क्या होते हैं, तो उसका भी एक नक्शमो। देखो अभी हमने नक्शमो इसमें पढ़ा था ना, वही नक्शमो कर दो, आगे का नहीं। और डिले इन फ्लावरिंग, फ्लावरिंग नहीं हो रही है टाइम पे, तो नस्मो, नस्मो और नक्शमो सिप के हटा दो यहाँ से बस। एरोबिक माइक्रोब्स क्या होते हैं? देखो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर, देखो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 क्या 3 टाइप्स के होते हैं, एक एरोबिक्स, एनारोबिक्स एंड साइनोबैक्टीरिया। तो एरोबिक्स माइक्रोब्स के एग्जांपल्स जो होते हैं वो अजोटोबैक्टर एंड बेइजरनिकिया, जबकि एनारोबिक माइक्रोब्स के एग्जांपल हैं रोडोस्पिरिलम, बैसिलस एंड क्लॉस्ट्रिडियम, क्लॉस्ट्रिडियम। ठीक है, रुको 1 मिनट बताती हूँ। इम्पोर्टेंट है ये, याद रखना ये एग्जाम्पल भी एनारोब में। एंड साइनोबैक्टीरिया का एनाबिना एंड नॉस्टॉक होता है। ठीक है, ध्यान में रखना सारे एग्जाम्पल्स, सब एग्जाम्पल का ही खेल है। इधर इधर किसका क्या डेफिशिएंसी से क्या क्या हो रहा है किससे, और फिर इसके बाद सब जितने भी एलिमेंट्स हैं सब कहाँ कहाँ यूज़फुल है प्लांट्स में, सब ध्यान में रखो। हमारा जो चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब करो, लाइक करो। सब देख रहे हो वीडियो बट लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब भी नहीं बढ़ा, तो प्लीज़ फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स में।